Okay. So like in the previous table only we have learnt about consumption expenditure. सीधी सीधी बात कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब जैसे हम लोगों ने जब पढ़ा था ना व्हाट वी स्टडीड इज AD इज इक्वल टू वी स्टडीड in the beginning it was C plus I plus G plus X minus M. This was the four sector economy, aggregate demand for four sector economy. But then after हम लोगों ने G को गायब कर दिया that there is no role of government, the economy is closed economy, है ना. फिर जो इन्वेस्टमेंट है इसको भी हम लोगों ने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर लिया था. इसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज दिस C1. इस C की हम लोग बात करेंगे. तो दिस कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड. और हाउस होल्ड क्या करता है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अलग अलग तरह की चीजें खरीदता है. चाहे वो फ्रिज खरीदता है, कूलर खरीदता है ना, टीवी खरीदता है, बेडशीट खरीदता है, बेड खरीदता है, सोफा खरीदता है. दीज ऑल आर सच गुड्स विच वी यूज इन आवर हाउसेस. ओके. तो इनको यूज करने का सीधा सीधा रीजन ये रहता है दैट वी वांट टू गेन सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिसकी वजह से हम इन सारी चीजों के ऊपर खर्चा करते हैं. इस तरह के खर्चे को हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं. यानी ऐसा खर्चा जिससे हमको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, वी जस्ट गेट सेटिस्फेक्शन, या हमारा जो भी है लाइवलीहुड या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है जिससे सेटिस्फाई हो जाता है. सो वी कॉल इट एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर. नाउ कंजप्शन एक्सपेंडिचर के दो टाइप होते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इंड्यूस कंजप्शन. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ठीक है, इसका एक ग्राफ जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं. ओके, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड. ऑटोनोमस हमने बोला कि ये इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करता, इवन दो द इनकम इज जीरो, फिर भी हमको कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही है या हम करते ही हैं. दैट इज नोन एज ऑटोनोमस. दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू. एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस कंजप्शन वो होता है जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है वी स्टार्ट स्पेंडिंग मोर अमाउंट ऑन कंजप्शन. चाहे हम लोग गुड्स की क्वांटिटी में इंक्रीज करें या उसकी क्वालिटी में इंक्रीज करें, बट वी टेंड टू स्पेंड अ लिटिल मोर व्हेन आवर इनकम इंक्रीजेस. इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब पीपल व्हेन दे आर गेटिंग रिचर, है ना, थोड़ा सा ज्यादा पैसा उनके पास में जब आने लग जाता है तो दे स्टार्ट बाइंग मोर ऑफ ब्रांडेड थिंग्स, है ना, जो जिसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है. मे बी रीजन इज कंफर्ट, रीजन मे बी स्टेटस, रीजन मे बी pomp and show, जो भी कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बट देन एज देयर इनकम इंक्रीजेस दे टेंड टू स्पेंड अ लिटिल मोर. ओके, बट वी डू नो दिस थिंग that when they spend a little more, this spending is not increasing in proportion to income. ये हमेशा इनकम के प्रोपोर्शन के कम ही इंक्रीज करती है. ठीक है, तो एज वी हैव मार्क्ड हियर दैट इनकम कंजप्शन को बढ़ाती है डेफिनेटली. इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन. ओके, बट क्या चीज है बट, दैट इंक्रीज इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम. ओके, दैट इंक्रीज इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम. तो बाकी जो पार्ट बचेगा उसको क्या करेगा, देयर विल बी अ टेंडेंसी टू सेव दैट मनी. ठीक है, तो ये कंजप्शन और इनकम का सीधा सीधा रिलेशन है. ठीक है, इसी को हम लोग साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन भी बोलते हैं. दिस इज पार्ट ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स एंड वी रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. C is equal to function of y, means C is dependent on y. So these C which is function of y, this we are talking about is actually the total consumption which includes induced consumption as well. Okay, but then this C we talk about C bar, this does not depend on income. ये income के ऊपर depend नहीं करता. This is the minimum consumption we have to do. Okay, so there are two types of C, two types of consumptions are there. One which is dependent on income, the other which is not dependent on income. जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता है उसको हम ऑटोनोमस बोलते हैं, और जो इनकम पर डिपेंड करता है उसको हम लोग इंड्यूस्ड कंजप्शन बोलते हैं. दिस इज द टेबल प्रीवियसली विच यू हैव सीन एंड दिस इज द ग्राफ, जिससे हमको इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा. ठीक है, इसमें ऑटोनोमस कहां पर हो रहा है, जो 0 से लेकर B तक, दिस वन इज ऑटोनोमस. एंड उसके बाद इस लाइन के ऊपर जो भी कंजप्शन हो रहा है, दिस कंजप्शन इज बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम. तो ये इस लाइन के ऊपर जो भी कंजप्शन हो रहा है दैट इज इंड्यूस्ड कंजप्शन. ओके, all right, so this probably is clear to you. Now
एक जो क्वेश्चन कल आया था उसका आंसर आज भी मैं पूरा आंसर नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके उसका आंसर आपको मिलेगा. बट देन व्हाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अ 45 डिग्री लाइन, ऑल्दो आई हैव आंसर्ड इट यस्टरडे आल्सो. ठीक है, कल हमने आंसर कर दिया था, बट इक्विलिब्रियम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम और ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे. सो द रीजन ऑफ 45 डिग्री लाइन इज रियली वेरी सिंपल, है ना. जैसा कल गौरव आज आई गेस, है ना, तो उन्होंने पूछा था, तो इट इज लाइक द सेम थिंग. ठीक है, क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्विलिब्रियम पर ये दोनों इक्वल होते हैं. दोनों का इक्वल होने का मतलब क्या है, जब ये 45 डिग्री लाइन होगी तो उस 45 डिग्री लाइन के अंदर क्या होगा, यहाँ नेशनल इनकम और जीडीपी है हमारी, है ना, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई. तो 45 डिग्री लाइन जब होती है तो मैथमेटिकली क्या होगा, जब भी 45 डिग्री लाइन खींची जाएगी तो वाई एक्सिस पर जो भी हम ले रहे हैं क्वांटिटी, वो एक्स एक्सिस की क्वांटिटी के बराबर होगा. 45 डिग्री लाइन के साथ ही ऐसा हो सकता है, मीन्स एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल होते हैं. तो इसलिए हम इस रेफरेंस लाइन को खींचते हैं. इस रेफरेंस लाइन पे बाद में जहां भी इंटरसेक्शन होगा वहां हमको समझ में आ जाएगा कि दैट एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर हो रहे हैं. तो ये रेफरेंस लाइन है, एग्रीगेट डिमांड जब भी इस रेफरेंस लाइन से टकराएगा, दैट विल बी द पॉइंट वेयर एएस एंड एडी विल बी इक्वल. ठीक है, जैसे एग्रीगेट डिमांड का हमारा कर्व कैसा बनता था, जैसे ये कंजप्शन का कर्व बना हमारा, एग्रीगेट डिमांड का ठीक इससे 2 पॉइंट ऊपर बनेगा, क्योंकि ऑटोनोमस नहीं आपका वो इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा. तो इन्वेस्टमेंट अगर मान लो इतना होता है या 2 पॉइंट पर होता है, तो जहां भी इसके ऊपर कुल मिला के कंजप्शन कर्व के ऊपर जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनेगा. एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजप्शन कर्व दोनों पैरेलल होंगे. बताओ क्यों होंगे, क्यों होंगे पैरेलल, एडी और सी दोनों पैरेलल क्यों होंगे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह। वेरी गुड, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट फिगर जो है वो इन दोनों के बीच में चलेगा, इसलिए दिस विल बी पैरेलल. तो अब क्या हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनकम लाइन को यहां पर टच कर रहा है. तो इस जगह से जब हम लोग खींचेंगे लाइन, तो व्हाट वी विल फाइंड इज एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जब हम देखेंगे तो दिस विल बी दी दिस क्वांटिटी, दिस मेजरमेंट विल बी इक्वल, ये मेजरमेंट इक्वल होगा. ठीक है, तो ये 45 डिग्री का लाइन जो है इसका सिग्निफिकेंस ये चीज है. ठीक है, दैट इट सिग्निफाइज दैट व्हेनेवर एडी कर्व विल इंटरसेक्ट दिस लाइन, एट दैट पॉइंट एडी विल बी इक्वल, वो दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो भी बनेगा वो इस 45 डिग्री लाइन के ऊपर बनेगा. ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ आपको? इज इट क्लियर टू यू? यस सर. है ना, इसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं. आगे और चलेगा, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी जो है उसकी आती जाएगी, है ना, और फिर कॉन्सेप्ट जो है वो जुड़ते जाएंगे. पर अभी के लिए आप ये समझ लो कि दिस 45 डिग्री इज अ रेफरेंस लाइन. दिस लाइन इज सेइंग दैट दिस होल आपका जो ये ग्राफ है, इट इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स. एट वन साइड वी आर हैविंग नेशनल इनकम, द अदर साइड वी आर हैविंग एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम दोनों क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है. ठीक है, तो जब भी हम एग्रीगेट डिमांड कर्व यहां बनाएंगे, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड इस ब्लू लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, सो देयर दे बोथ विल बी इक्वल. सो दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 45 डिग्री लाइन. नाउ दिस इज अ लिटिल कैलकुलेशन व्हिच यू हैव टू डू. इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें नजर आ रही है, व्हाट यू कैन आइडेंटिफाई हियर इन, इसमें क्या क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बताओ. कैन यू कैलकुलेट कंजप्शन, इसके अंदर अपन को और फिर नेशनल एडी इनकम और एज भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं कैसे, जल्दी बताओ क्विकली. एडी तो कंजप्शन नहीं दे रखा है तो नहीं निकलेगा. कंजप्शन निकल सकता है क्या, जो गिवन फिगर है उनसे? सी और एस यस से सर, निकल निकल सकता सकता है। है. यस सर निकल सकता है. कैसे निकलेगा Yes, बताओ, क्या आएगा कंजप्शन इक्वल टू क्या आएगा, पहली वाली नंबर में बता दो तो बाकी सारा क्लियर हो जाएगा. नेशनल इनकम माइनस सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट. तो कंजप्शन आएगा ऐसा. हाँ, मतलब 500 रुपए तक का कंजप्शन करेगा ना वो, मतलब 500 रुपए की डिमांड करेगा तो 500 होगा ना. सोचो, नेशनल इनकम मतलब ये वाई है, दिस इज वाई. वाई का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस जी प्लस सी प्लस अरे आई नहीं बार. बाबा, कहाँ चले गए, सी प्लस आई बार. सी प्लस आई बार. नेशनल इनकम वाई का C plus फॉर्मूला I पूछ रहा हूँ, bar. आई एम आस्किंग वाई इज इक्वल टू
भूल गए भैया? Yes, aggregate supply. कंजप्शन प्लस Y इज इक्वल टू C प्लस S और AD इज इक्वल टू C प्लस I। याद आया नहीं आया? yes sir. यस है ना? तो Y इज इक्वल टू C प्लस S है, मतलब C प्लस S। तो कंजप्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इनकम में से सेविंग को माइनस कर देंगे। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? 600 माइनस 0 600, 900 माइनस 60 840, 1200 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 1080। ऐसा करके निकल जाएगा पूरा। दिस विल बी कंजप्शन। एक बार कंजप्शन आ गया तो एडी निकल जाएगा क्या? यस सर yes sir. कैसे निकलेगा? AD equals to C कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट वेरी गुड, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी ये 600 से कितना हो जाएगा? 700। और एएस के साथ क्या होगा? सर इनकम है वही एग्जैक्टली, जो इनकम है वही हमारा AS एएस। equals to national इसलिए income. टेंशन। तो चाहे सी प्लस एस करेंगे तब भी एस आ जाएगा, और इनकम को एज इट इज लिख देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत थिंग्स आर सेम। बढ़िया। तो टेबल हमारे सामने आ गई है, इसको एक बार मैच कर लो। इस टेबल को एक बार देख लो, क्या क्लियर है? जो भी हमने बात की वो मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है? जस्ट हैव अ लुक। चलो, सो देन इट्स मैचिंग। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर फिट हो गई है। तो कभी भी इस तरह की टेबल आएगी तब भी आप बहुत इजीली उसको कर लेंगे, एज इन यू नो दी फॉर्मूला। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या इसको हम कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे भी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? ठीक है, सो दिस विल स्टडी। बट थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वी कॉल इट एज एपीसी, एंड द अदर इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब these two terms are not, एकदम बिल्कुल एलियन टर्म्स नहीं है। We have studied the concept of average and we have also studied the concept of marginal. माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पहले पढ़ा था। तो सिमिलर फंडा जो है वो यहाँ पर भी काम जो है वो करता है। पर एक एक करके पहले हम लोग इन टर्म्स को समझ लेते हैं, तो बाकी सारी चीजें हमको समझ में आ जाएगी। सो वेरी फर्स्ट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसका मतलब क्या हो रहा है ना? फॉर्मूला जो है वो हमारा सीधा बोल रहा है C प्लस वाई, ये फॉर्मूला हम लोगों को नजर आ रहा है। अब देखो, डेफिनेशन वाइज तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ कंजप्शन टू एनी लेवल ऑफ इनकम, पर इसको समझे ना, प्रैक्टिकली क्या चीज हो रहा है? प्रैक्टिकली ये चीज हो रहा है कि कोई भी एक कंज्यूमर है ना, कोई भी एक हाउस होल्ड है, उस हाउस होल्ड की इनकम 1000। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि जो 1000 उसकी इनकम है, इसका कितना पार्ट वो कंज्यूम करना चाहता है, इज विलिंग टू स्पेंड दैट अमाउंट फॉर कंजप्शन। अगर मान लो वो 600 रुपीज जो है वो खर्च करना चाहता है, इफ ही वांट्स टू स्पेंड 600 रुपीज, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? 600 बाय जो लेवल ऑफ इनकम है उतना। वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा बता दो मुझे। So, इनकम कितना है? नहीं नहीं, अच्छा, एपीसी का 1000। वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.6। 0.6। ठीक है, 0.6। 0.6। 0.6 बढ़िया। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या चीज क्लियर हो गई कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? कंज्यूमर का जितना भी इनकम है उसका कितना पोर्शन वो खर्च करना चाहता है, यार इतना मैं कंजप्शन में दे दूंगा। अगर वो 1000 में से 800 खर्च करना चाहता है तो बताओ एपीसी का वैल्यू क्या जाएगा? 0.8। 0.8। अगर वो 500 रुपए खर्च करना चाहता है तो 0.5। ठीक है, 0.5। बस ये चीज आपको दिमाग में रखनी है ना, कितना परसेंटेज। अगर आधा खर्च कर रहा है तो 0.5 है ना, 20% कर रहा है तो 0.2, 30% कर रहा है तो 0.3, 43% कर रहा है तो 0.43। ठीक है, ऐसा करके हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंज्यूमर का जो भी इनकम है उसका कितना पोर्शन वो कंजप्शन के लिए खर्च करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एंड दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला विल वर्क।
ठीक है, ये देखो जैसे इनकम हमारे पास में 0 है बट कंज्यूमर वांट्स टू स्पेंड 6 रुपीज, तो एपीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 0 0 0 0 एपीसी क्या हो जाएगा? सोचो, सी अपॉन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। बस कुछ भी Not नहीं आएगा, defined. नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 0 जब भी डिनोमिनेटर में होता है तो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। बढ़िया। अगले पार्ट में क्या हो रहा है? इनकम हमारे पास में 10 है एंड कंजप्शन 12 है, तो क्या हो जाएगा? 1.2 तो इससे एक चीज हमको ये समझ में आया कि इट इज पॉसिबल कि एपीसी का वैल्यू 1 से ज्यादा हो। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि जितनी इनकम है हमेशा कंजप्शन उससे कम ही रहे। इनकम जितनी है उससे ज्यादा भी कंजप्शन हो सकता है, विच वी कैन सी हियर। इनकम 10 है लेकिन कंजप्शन 12 हो रहा है, इनकम 0 है लेकिन कंजप्शन 6 हो रहा है। इसका मतलब एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा भी आ सकती है। क्वेश्चन इज, क्या एपीसी की वैल्यू 0 आ सकती है? नो सर, क्यों नहीं आ सकती 0? कंजप्शन कभी 0 होगा। एग्जैक्टली, है ना। एपीसी की वैल्यू 0 कब आएगी? जब सी की वैल्यू 0 होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया, क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, तो एपीसी की वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब सी की वैल्यू 0 हो। और सी की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती है? बिकॉज देयर मस्ट बी सम ऑटोनॉमस कंजप्शन, होगा ही होगा, इसलिए एपीसी कैन नेवर बी 0। तो एपीसी के साथ में दो चीजें हमको समझ में आ गई, दैट एपीसी कैन नेवर बी 0 एंड एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1। एक से ज्यादा भी हो सकता है। देखो, ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है। मतलब 0 से ज्यादा होके वो 1 के पार भी जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। थर्ड सीन में हम देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। हाँ, फिर से बोलो। इनके कोई नाम तो नहीं है ना कि लेस देन 1 होगा तो इसको ये कहेंगे, या नहीं नहीं more नहीं than 1 होगा तो इसको चल इलास्टिसिटी नहीं पढ़ रहे हम लोग। ठीक है, हाँ, नाम कुछ नहीं, बस हम केवल लॉजिक अपना रहे हैं, है ना। लॉजिक अपना रहे हैं हम लोग। लॉजिक सीधा ये बोलता है कि एपीसी का ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है? एपीसी, इफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1, इसका सीधा मतलब है इनकम से ज्यादा खर्च किया जा रहा है भैया। ठीक है, इफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो रहा है? इनकम से ज्यादा कंजप्शन के ऊपर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, एपीसी का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना इनकम है उतना ही हो रहा है, बराबर हो रहा है। बस क्लियर 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 क्लियर, गुड। ये हो गया। सो सेकंड वाले पार्ट में 1.2 हो जाएगा। उसी तरह से अगले वाले पार्ट के अंदर हमारे पास में आंसर जो है वो 0.9 आ जाएगा। अगले वाले पार्ट में हमारे पास में 0.8। तो दिस इज हाउ एपीसी विल वर्क। ठीक है, तो जब ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा तो एपीसी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा तो एपीसी विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, बट उसके बाद में फिर एपीसी ग्रेटर देन 0 कितना भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो, तो ये एपीसी का मामला आपको समझ में आएगा। बढ़िया। अब देखो एपीसी का ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो आप इसमें देखो एपीसी का ग्राफ कैसे बन रहा है। इन्फिनिटी भी है, 1.2 भी है, 0.9 भी है, 0.8 भी है, पर 0 नहीं है ना। तो एपीसी का ग्राफ कैसे बन रहा है? इनकम बढ़ती जा रही है, एपीसी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। पहले कम बढ़ हो के रहा फिर घट रहा है। इनकम बढ़ रही है तो एपीसी क्या हो रहा है हमारा? कम हो रहा है ना। कंजप्शन तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन एपीसी क्या हो रहा है हमारा? कम होता जा रहा है। ठीक है, तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलेगा हमारा। ठीक है, सिंपल। देखो क्या चीज हो रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजप्शन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनकम हमारी 100 थी, कंजप्शन जो भी करके रहा, ये जब 150 हुआ तो ये 200 हो गया। इस तरह से ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस से हम लोग क्या करेंगे? एपीसी निकाल लेंगे। ये जैसे 100/100 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 150/200 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.75 आ जाएगा। ठीक है, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी यहाँ पर एपीसी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 150 डिवाइड बाय 200, यहाँ एपीसी का वैल्यू 0.75 हो जाएगा। अगर ये और ज्यादा बढ़ जाता है
है ना, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, और ज्यादा अगर ये बढ़ जाता है, अगर ये 200 हो जाता है और ये 400 हो जाता है, तो एपीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जैसे इनकम बढ़ रही है एपीसी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। अब देखो ना, पहला जब 100 था तो एपीसी का वैल्यू 1 था, 150 हुआ तो एपीसी का वैल्यू 0.75 हो गया, फिर कंजप्शन और बढ़ा 200 और ये 400 हुआ, तो एपीसी का वैल्यू 0.5 कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है, 0.5 है ना। इसका मतलब इनकम बढ़ने के साथ में एपीसी का वैल्यू क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, ये इस तरह से एपीसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। बढ़िया, ये देख लो, ये टेबल, इसको देख लो, इसमें क्या समझ में आ रहा है? एपीसी इन्फिनिटी कब होगा? व्हेन y इज इक्वल टू 0, इनकम जब 0 होगा। और इधर क्या हो रहा है? जब तक c y से ज्यादा होगा तो एपीसी हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। एपीसी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, और एपीसी कम है, इसका मतलब कंजप्शन इनकम से कम है। ठीक है, व्हेन एपीसी इज लेसर देन 1, सिंपल। ये देखो, ये जो एफ पॉइंट है, इस एफ पॉइंट के लेफ्ट वर्ड देखेंगे हम लोग, एपीसी इज ग्रेटर देन 1, है ना, क्योंकि देखो ये सी, येलो लाइन इज अबव ब्लू लाइन, इनकम से ज्यादा है कंजप्शन, इसलिए एपीसी इज ग्रेटर देन 1। और उसी तरफ दूसरी तरफ जब हम लोग देखेंगे, है ना, एफ पॉइंट पर तो दोनों बराबर हो जाएगा, एपीसी इज इक्वल टू 1, बीईपी आ जाएगा। और एफ पॉइंट के राइट साइड में जब हम देखेंगे तो व्हाट वी विल सी इज, राइट साइड में एपीसी इज लेसर देन 1। क्यों लेसर देन 1 है? बिकॉज ब्लू लाइन इज अबव एंड येलो लाइन इज डाउन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? द वैल्यू ऑफ एपीसी विल बी लेसर देन 1। तो इस तरह से ग्राफ के ऊपर भी हम लोग एपीसी को देख सकते हैं, मतलब कंजप्शन और इनकम का जो ग्राफ है, यू कैन क्लियरली सी इट हियर। ओके, ये ग्राफ देख लो, क्या इज इट क्लियर टू यू? ये कॉन्सेप्ट फिट बैठ गया है? सही है, सुनो। यस सर। ठीक है, चलो, Yes, sir. बढ़िया, गुड। चलो, नाउ नीचे एक बार नोट पढ़ लो, उसके बाद मैं क्वेरी लेता हूँ आपकी। नीचे क्या लिखा है नोट में? क्या क्या चीजें लिखी? तीनों चीजों को दिमाग में रखना है। क्या क्या चीजें लिखी बताओ? एपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं क्योंकि होगा और जीरो भी नहीं होगा, है ना। एपीसी विल नॉट बी जीरो, जीरो भी नहीं होगा, है ना। जीरो होने का मतलब ये कंजप्शन नहीं होगा, और हम मान रहे हैं कि ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। ठीक है, ठीक है, एपीसी के कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरा, कंजप्शन जो है वो कभी भी जीरो एपीसी नहीं होगा। कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, और Very good. एपीसी जो है वो गिरता जाएगा जैसे जैसे इंक्रीज होएगी इनकम। इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एपीसी यानी प्रोपोर्शन ऑफ कंजप्शन जो है वो कम होता जाता है ना। इंसान जैसे जैसे पैसा वाला होता जाता है, ऐसा नहीं होता है कि उसका कंजप्शन कुछ स्पीड से बढ़ता जाता है, उसका कंजप्शन जो है वो उसकी इनकम के कम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। ठीक है, तो एपीसी के बढ़ने से क्या होता है? कंजप्शन धीरे धीरे क्या होता जाता है, मतलब एपीसी आपका इनकम के बढ़ने से एपीसी, प्रोपेंसिटी टू स्पेंड मनी फॉर कंजप्शन, वो कम होता जाता है, सेविंग बढ़ती जाती है। ठीक है, बाद में फिर रिलेशन देखेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन है, दैट सी बाद में। ठीक है, चलो, ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू। इतना क्लियर हुआ, अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या हो रहा है इसका, है ना। मार्जिनल में हम लोग हमेशा किसको देखते हैं? वी सी द चेंज, है ना, वी सी द चेंज। चेंज क्या बोलता है? कि इनकम में हमारी चेंज हुआ, है ना। इफ देयर इज एनी चेंज इन द इनकम, कोई भी चेंज जब हो रहा है तो वो चेंज हमको कंजप्शन में भी नजर आएगा। सो लेट अस सपोज हमारी इनकम 1000 थी, इनकम 1000 थी हमारी, इनकम में चेंज आया, इनकम हमारी इंक्रीज हो गई, 1000 से बढ़कर कितनी हो गई? 1200 हो गई। तो चेंज इन इनकम क्या हुआ हमारा? 200।
अब देखो आपकी इनकम जब हमारी 1000 थी तो कंजप्शन कुछ न कुछ रहा होगा, सो लेट्स से कंजप्शन वाज 600, ठीक है। अब क्या चीज हुआ, जब हमारी इनकम बढ़ी 1200 से तो हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, तो कंजप्शन हमारा इंक्रीज होकर हो गया 700। तो चेंज इन कंजप्शन कितना आ गया 100, ये हो गया। अब क्या होगा इसके अंदर, ये जो चेंज इन कंजप्शन है ये ज्यादा हो सकता है क्या, कभी इनकम के चेंज से ज्यादा हो सकता है क्या चेंज इन कंजप्शन, ये सोच के देखो एक बार, नो सर। है ना, ये ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए एमपीसी जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताओ। नो सर। नहीं हो सकता, नो सर। देखते हैं इसको देखते हैं क्या चीज, क्या क्या कहाँ किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं हम लोग। देखो y और c लिखा है, पहले वाले पार्ट में देखो आप क्या चीज हो रही है, एमपीसी जो है वो डैश हो जाएगा, क्यों डैश हो जाएगा कि 0 से ऊपर कोई चेंज नहीं है। तो सेकंड वाली स्टेज पे देखते हैं, सेकंड वाली स्टेज में चेंज कितना हुआ, इनकम में कितना चेंज है और कंजप्शन में कितना चेंज है बताओ, है ना। इनकम में चेंज जो है वो 10 है, हाँ, और ये 6, वेरी गुड। तो 6/10 कितना हो जाएगा 0.6। 0.6, ये 0.6 आ गया। सेकंड वाले में देखो वापस से 12 से कितना हो रहा है 18, और ये 10 से कितना हो रहा है 20, कितना चेंज आया वापस से, फिर से 0.6 चेंज, है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये लीनियर ही होगा। ये हम लोगों ने फिगर्स को इजी करने के लिए ऐसा लीनियर बना दिया है, मतलब बिकॉज इनकम और कंजप्शन वो उनका प्रोपोर्शन जो है वो एक ही चल रहा है ना। इनकम 10 से इंक्रीज होती जा रही है, कंजप्शन 6 से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ एमपीसी 0.6 0.6 0.6। बट जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक जैसी हो, है ना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकता है। अब देखो ग्राफिकली जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली एक तरफ हमारे पास जीडीपी है, यहां भी सेम चीज हो रहा है। अब देखो पिछला वाला एग्जांपल है, यहाँ क्या हो रहा है, एपीसी जब हमने निकाला तो 100 डिवाइड बाय 100 किया था, 150 डिवाइड बाय 200 किया था, ये जब एपीसी निकाला था ऐसा किया था। लेकिन एमपीसी किसकी बात करता है, इट टॉक्स अबाउट चेंज। तो इनकम 100 से बढ़कर कितनी हो गई 200। सो व्हाट इज द चेंज, चेंज कितना है 100। what is change in y, change in y is equal to 100, and here what is change 50। change in c is equal to 50। तो फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है एमपीसी का, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन y, सो इट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 100। एमपीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5। बढ़िया 0.5 हो गया। पूछो गौरव। एमपीसी और एपीसी इक्वल होंगे क्या हमेशा? एमपीसी और एपीसी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो, कोइंसिडेंटली हो सकता है, लेकिन हाँ दोनों इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि समझो ना एपीसी चेंज की बात नहीं कर रहा है, एपीसी जो नया इंक्रीज हो गया उसकी बात कर रहा है ना। ये या तो 100 पे 100 की बात करेगा, 150 से 200 की बात करेगा, लेकिन एमपीसी किसकी बात कर रहा है कि इसमें कितना चेंज आ रहा है और इसमें कितना चेंज आ रहा है, कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है और इनकम में कितना चेंज आ रहा है। एमपीसी इस चीज की बात करता है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस के लिए जैसे कुछ टेबल्स जब मैं दूंगा आपको तो आपको उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी ना, जब आप टेबल्स को प्रैक्टिस करोगे, या फिर इवन मेरा इंतजार ना भी करो, आपकी बुक के पीछे जो है वो टेबल्स दी हुई है एमपीसी एपीसी की खूब सारी, ठीक है। तो वो टेबल्स को आप कंप्लीट करोगे तो आप उससे और ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे कि हाउ एक्चुअली एमपीसी इज फंक्शनिंग, और साथ में भी इन सब के बीच में रिलेशन भी आएगा। जैसे अभी हम कंजप्शन के बारे में अभी हमने दो चीजें पढ़ी, एपीसी और एमपीसी, ठीक है। अभी इसके आगे हम लोग सेविंग वाला पार्ट भी पढ़ेंगे ना, तो फिर सेविंग और कंजप्शन में रिलेशन है ना। तो सेविंग का भी प्रोपेंसिटी आएगा, उसमें भी फिर एमपीएस और एपीएस आएगा, उनका भी रिलेशनशिप होगा। तो वो भी थोड़ा सा धीरे धीरे करके देखो पन्ने खुलते जा रहे हैं तो आपको समझ में आता जाएगा कि क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से फंक्शन कर रहा है हमारा चेंज इन सी चेंज इन वाई, फॉर्मूला है दिस इज 50/100 एंड 0.5 वी आर गेटिंग। नाउ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एमपीसी, क्या क्या वैल्यू एमपीसी की पॉसिबल है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ क्या हो रहा है,
पॉसिबल वैल्यू ऑफ एमपीसी। तो यहां 0 से कितना हो रहा है 100 एंड हियर देयर इज नो चेंज इन कंजप्शन। इट इज पॉसिबल कि इनकम बढ़े लेकिन कंजप्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो, तो एमपीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 0. है ना। सो व्हेन इनकम इज इंक्रीजिंग बट कंजप्शन इज कांस्टेंट, तो एमपीसी का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वी सी हियर इज इनकम हमारी जो है वो 100 से बढ़ के 200 होगी और कंजप्शन भी 40 से बढ़कर 140 हो गया। इस केस में चेंज इन सी और चेंज इन वाई दोनों क्या है, इक्वल है, तो एमपीसी का वैल्यू हो जाएगा 1। एमपीसी विल बी 1। दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि इनकम हमारी 100 से बढ़े और कंजप्शन हमारा उसके कंपैरिजन में कम बढ़े, है ना। जैसे यहां पर एक ये कितने से बढ़ा, 80 से बढ़ा, ये 100 से बढ़ा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एमपीसी का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो लेस देन 1 कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब एक क्वेश्चन है बड़ा, वो क्वेश्चन ये कि क्या एमपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? कैन एमपीसी इज ग्रेटर देन 1? कर लो ना, क्या जाता है। हाँ, कैसे कर लो क्या है? No, sir. है ना। No. एमपीसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? वेरी गुड। No, sir. ठीक है, तो एमपीसी का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इनकम जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रही है उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में कंजप्शन नहीं बढ़ेगा। शुरुआत में कंजप्शन, देखो कंजप्शन इनकम से ज्यादा हो सकता है, कंजप्शन कैन बी ग्रेटर देन इनकम, लेकिन उसके बढ़ने का जो प्रोपोर्शन है वो इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है जब हम लोग इकोनॉमी में बात करते हैं तो। ठीक है, तो एमपीसी का वैल्यू हमेशा कितना होगा, एमपीसी विल बी 0 से लेकर 1 के बीच में एमपीसी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। 0 से लेकर एमपी 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब एक जो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या एमपीसी का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? कैन एमपीसी बी नेगेटिव? हाँ, हो सकती है। सर अगर इनकम कम हो तो क्या चीज? हो सकता है सर, नेगेटिव हो सकता है। एमपीसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? सोचो। नहीं होगी सर, नहीं, अरे सर नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं हो सकता। एमपीसी की वैल्यू का नेगेटिव होने का मतलब क्या है, आपकी इनकम बढ़ने के बाद में कंजप्शन बढ़ने के बजाय कम हो गया। इनकम बढ़ने पर कंजप्शन नहीं बढ़े, ये तो पॉसिबल है कि कंजप्शन कांस्टेंट रहे, लेकिन कंजप्शन डिक्रीज हो जाए इनकम बढ़ने से, तो ऐसा हो